Hello friends, welcome to IS Hindi. I hope you all are doing great. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का ये लेक्चर सीरीज़ 8 है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 8 संबंधित है रूरल डेवलपमेंट से यानी कि ग्रामीण विकास से। चैप्टर की शुरुआत में श्री अरबिंदो का एक कोट दिया गया है जिसका इस्तेमाल हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। कोट ये है कि गाँव राष्ट्र के शरीर की कोशिका है और राष्ट्र का शरीर स्वस्थ और विकसित हो, इसके लिए कोशिका के जीवन को स्वस्थ और विकसित होना ही चाहिए। The village is the cell of the national body and the cell life must be healthy and developed for the national body to be healthy and developed. इस कोड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? अगर सवाल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से पूछ दे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से पूछ दे, रूरल डेवलपमेंट से पूछ दे, तो इन जगहों पे हम इस तरह के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली इन कंक्लूजन। तो चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है कि किस तरह से बिहार की जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 89% है टोटल जनसंख्या का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि बिहार में जो अर्बनाइजेशन रेट है वो बहुत ही कम है, मैक्सिमम आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो इस लिहाज से ग्रामीण विकास बिहार में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण आबादी इतनी बड़ी है, उनकी जो जीविका के जो विकल्प है वो ग्रामीण क्षेत्र और उसके आसपास है। तो मेन जो फोकस है, अगर बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो बिहार के ग्रामीण इलाकों का डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, स्पेशली जब रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल, हंगर, माल न्यूट्रिशन, इस तरह के जो सोशल इश्यूज़ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, तो मेक श्योर कि आप उन सब को रिलेट करें SDG गोल से, क्योंकि कोई ना कोई SDG गोल इनसे रिलेटेड है ही है। तो अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर रूरल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है तो बहुत सारे SDG गोल्स जो हैं वो मीट होते हैं। फॉर एग्जांपल SDG गोल 1 जो कहता है नो हंगर, नो पोवर्टी, यानी कि कोई गरीब नहीं रहे। उसके बाद SDG 5 जो बात करता है जेंडर इक्वालिटी से, यानी कि लैंगिक समानता से। एंड देन जेंडर 10 विच टॉक्स अबाउट रिड्यूस इनइक्वालिटी, मतलब कि असमानता में कमी से। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को अल्टीमेटली SDG गोल से लिंक करते हैं तो लगता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में। तो ये एक ट्रिक है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। मूविंग फॉरवर्ड, हम बात करने वाले हैं जीविका के बारे में। बिहार में जीविका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसका इस्तेमाल प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है एज अ वन लाइनर क्वेश्चंस। मेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल प्लेसेस, लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्यों फेल हो रहा है या उसको कैसे स्ट्रेंथन करें, तो अब जीविका का मेंशन कर सकते हैं। कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन या फिर किसी स्कीम से रिलेटेड कोई सवाल है तो जीविका के एंगल ऐड कर सकते हैं कि जीविका को स्ट्रेंथन करना है या फिर जीविका का उपयोग किया जा सकता है अवेयरनेस को फैलाने के लिए। वेदर इट बी एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सोशल टॉपिक हो, वहाँ पे हम जीविका एज अ सॉल्यूशन एक ऐड कर सकते हैं कि जीविका के थ्रू इस स्कीम को या फिर इस मेथड को हम इम्प्लीमेंट या फिर अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो जीविका के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जीविका है क्या? बिहार स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको हम कहते हैं जीविका, यानी कि बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मिशन। ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि स्वायत्त निकाय है। किसके अंडर आती है ये? कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये आती है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत। कई बार मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं या फिर डिपार्टमेंट पूछ लेते हैं जिसके अंतर्गत कोई स्कीम या फिर कोई मिशन जो है वो काम कर रहा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड हुई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। ये जीविका का जो मेन काम है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करे ग्रास रूट लेवल पे। क्यों? क्योंकि जीविका जो है मेनली जो है वो गांव देहात में ऐसी ऐसी जगहों पे प्लेस की गई है जहाँ पे इन स्कीम्स का पहुँचना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके सक्सेस के लिए। तो जीविका का जो एम है वो ये है कि ग्रामीण इलाकों में जो गरीबी की जो दर है उसको कम करना, बाकी सारी चीज़ों को। और गरीबी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, जो रूरल पीपल है, उनको ठीक करना होगा गरीबी को कम करने के लिए। उसको हम कैसे ठीक करेंगे? कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का फॉर्मेशन करके। क्योंकि अगर जो समुदाय है जिनको लाभ की ज़रूरत है, जिनको सहायता की ज़रूरत है, वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तब तक
कोई भी आप सहायता दे देंगे वो उन तक पहुंचेगी ही नहीं। मान के चलिए आपने कोई स्कीम चलाया गरीबों के लिए, उनको पता ही नहीं कि उनके लिए कोई स्कीम चल रहा है या फिर उनके नाम पे कोई और पैसा लेके जा रहा है। अगर उन्हें मालूम होगा कि मेरे लिए ये सारे स्कीम्स है या फिर ये मेरा हक है, अगर उन्हें नहीं मिलेगा, अगर वो स्ट्रांग होंगे तो वो आवाज़ उठाएंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ जो जीविका करती है वो ये कि अवेयरनेस का काम करती है, लोगों को बताती है, तो स्ट्रांग कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी बनेगी तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे। कौन से इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एक बारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे तो जो सोशल कैपिटल है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, ये सारी एक्टिविटीज़ अपने आप सही होंगी। और ये सारी एक्टिविटीज़ सही होंगी तो जो पॉवर्टी की जो रेट है वो कम होगी। फाइन। तो इस तरह से जीविका काम करती है। पहले शुरुआती दिनों में जीविका बिहार के टोटल डिस्ट्रिक्ट को कवर नहीं करती थी, बट अगर हम अभी की बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो ये टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है। ये तो बेसिक नॉलेज हो गई जीविका के बारे में। अब जीविका के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि जीविका का इतना नाम क्यों है। पहली बात तो ये है कि जीविका जो है वो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है। ये फॉर्म करती है सोशल हेल्प ग्रुप्स, और उसके बाद फेडरेशंस बनाती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है पूरे इंडिया में और बिहार में भी। इसके सक्सेस में बिहार में जीविका का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के साथ मिलके इम्प्लीमेंट किया गया था बिहार में। तो इसके तहत जीविका ने बहुत ही अच्छा काम किया था डिफिकेशन फ्री सोसाइटी बनाने के लिए। दूसरा जीविका का काम जो वर्थ मेंशनिंग है वो ये कि शराबबंदी के बाद वो लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे उनके पास तो रोजी रोटी का खतरा हो गया था, क्योंकि उनका तो रोज़गार चला गया ना। तो उनको कैसे जॉब दिया जाए, उनको कैसे सहायता दी जाए, इसके लिए बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक स्कीम चलाई थी, सतत जीविकोपार्जन योजना। तो जीविका जो है वो इस स्कीम की, इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन की नोडल एजेंसी थी, और इसके तहत उन लोगों को काम दिया गया जो लोग पहले इस बिज़नेस में या फिर इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। उसके बाद जीविका को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, पर कुछ इतना सिग्निफिकेंट अवार्ड नहीं मिला है। जैसे कि अगर यूएन से रिलेटेड कोई अवार्ड मिलता, कोई इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से मिलता, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता। उतना कुछ अभी अवार्ड नहीं मिला, बट येस इसके कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो अक्सर आपको हेडलाइंस दिखेंगे। जैसे कि मैंने जीविका के बारे में जब पहली बार मुझे पता चला था, तो मैंने एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे दीदी की रसोई के बारे में मैंने पढ़ा था, जो कि जीविका के द्वारा चलाया जाता है। मतलब जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, उनके द्वारा दीदी की रसोई को मैनेज किया जाता है। दीदी की रसोई क्या होता है कि ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा रन कैंटीन होता है कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और इसमें क्या होते हैं, वहाँ जो इन पेशेंट्स होते हैं या फिर जो आउट पेशेंट्स होते हैं उनको खाना मुहैया कराया जाता है। उसके बाद जीविका एक इम्प्लीमेंट नोडल एजेंसी इसकी भी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर रही है। लोगों को अगर पेंशन रहेगा तो उनका जो लाइफ सिक्योरिटी है, जो सोशल सिक्योरिटी है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। साथ ही साथ जीविका जो है वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड पे भी फोकस करती है। मतलब कृषि के साथ साथ जो अलग अलग जो व्यवसाय हैं जो उनके इनकम में ऐड ऑन कर सकते हैं, उस पे जीविका फोकस करती है। जैसे कि मुर्गी पालन, पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, उसके बाद सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन हो गया, देन वीट इंटेंसिफिकेशन हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं जो फार्मिंग को और भी ज़्यादा, जो उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकती है, किसानों को मदद प्रोवाइड कर सकती है, इस सब का काम जीविका करती है। एक तरह से अवेयरनेस फैलाती है कि ये सारी टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। एक और जो वर्ड मेंशनिंग है वो है किचन गार्डनिंग। इसमें क्या होता है, इसका और भी हम इस्तेमाल इसमें भी कर सकते हैं कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, पर जिन लोगों के किचन गार्डन में ही उन लोगों ने थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह उगाया हुआ है तो वो सेल्फ रिलायंट है, उनको बाहर जाने नहीं पड़ता। तो किचन गार्डनिंग का मेन मकसद यही है कि आप अपने बैकयार्ड में कुछ एसेंशियल जो कमोडिटीज़ है कंज्यूम करने वाली, उसको आप उपजाते हैं। तो जीविका का ये जो किचन गार्डनिंग है वो यही है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत किचन गार्डनिंग को बढ़ावा देती है। उसके बाद जीविका जो है वो ग्राम पंचायत को भी स्ट्रेंथन करने का काम करती है।
ग्राम पंचायत लेवल पे जीविका का काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमेंड मिल रहा है। तो अभी तक हमने कितने एरियाज़ देखे जो जीविका कवर करती है। पहला तो ये कि ये स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में काम करती है। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, आर्थिक समावेशन का काम करती है। गरीबी से उभारने का काम करती है। उसके बाद लाइवलीहुड जो होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी, मशरूम, इस सब पे काम करती है। उसके बाद एक और चीज़ जो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया कि स्किल डेवलपमेंट का भी काम जीविका के द्वारा किया जाता है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना है या फिर रोशनी प्रोजेक्ट है। इस सब की जो नोडल एजेंसी है वो जीविका ही है बिहार में। ओके, तो इतनी सारी चीज़ों पे जीविका काम करती है। तो सवाल कैसे भी पूछे आपसे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, जीविका का मेंशन मस्ट है। ओके, अब हम चलते हैं आगे और हम बात करेंगे एक और मिशन के स्कीम के बारे में जो काफ़ी हद तक सुर्खियों में रहता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो स्कीम है वो द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के बाद एक सोशल सिक्योरिटी मेजर लिया गया था, जिसमें परिवार के एक सदस्य को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देने के लिए काम के अधिकार की गारंटी देने वाला ये सामाजिक सुरक्षा उपाय है। ये स्किल, नॉन स्किल, स्पेशली जो नॉन स्किल जो होते हैं, जो शारीरिक परिश्रम करने वाले जो लोग होते हैं, जो इच्छा रखते हैं कि हमें काम मिले, उन लोगों को 100 दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी दे उपलब्ध कराती है। तो एक तरह से क्या है कि आपको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर आपको काम नहीं मिलता है तो मनरेगा के तहत आप काम करके, मजदूरी करके अपना गुजारा कर सकते हैं। अभी जो सरकार के द्वारा जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं, जो अभी जो स्टिमुलस पैकेज दिया गया है या फिर जो गरीब कल्याण योजना टू बी स्पेसिफिक, उसके तहत मनरेगा की जो सैलरी है, जितने इसमें पैसे मिलते हैं, उसकी रकम को बढ़ा दिया गया है। इसकी रकम को 202 रुपये कर दिया गया है। आपको अगर मालूम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अभी तो 202 है, इससे पहले कितना मिल रहा था मनरेगा के तहत। लेट्स सी आपको आता है या नहीं। तो मेनली जो मनरेगा का फोकस है वो यही है कि जो नॉन स्किल लेबर है, जिनके पास ज़्यादा स्किल नहीं है, जो शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं, उन लोगों को काम मुहैया कराना। तो मनरेगा से रिलेटेड तो हमने ये देख लिया कि ये एक्चुअल में है क्या, पर इसके कुछ लूप होल्स भी हैं, जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मेनली काम प्रोवाइड करता है। तो अगर आपसे सवाल ये हो कि किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो ये कि काम का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो करके, इसके बाद इसमें काम करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो जो कंप्लायंस इशू है इसको ईजी करके, ताकि आपको ईजिली काम मिल सके। ये सारी चीज़ें हैं जिससे इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है इसके फ़ंड के साथ अक्सर खिलवाड़ करती रहती है, तो इसकी फंडिंग को बढ़ा के भी इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो रूरल इंडिया से है। अब हमारे पास तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। हम यहाँ पे बात करें ग्रामीण के बारे में, अर्बन नहीं ग्रामीण। इसको पहले कहा जाता था इंदिरा आवास योजना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। इसका जो मकसद है वो ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल इन द रूरल एरियाज बाय 2022। ग्रामीण इलाकों में सबको किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना 2022 तक। ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था 2011 के, इसके बेसिस पे जो भी बेनिफिशियरी है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, जो भी होमलेस लोग हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, और ये भी अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग है। जैसे कि अगर प्लेन एरियाज़ में बेनिफिशियरी है तो उनको 1.2 लाख, अगर कोई हिली एरियाज़ में है तो उनको 1.3 लाख, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसमें भी अलग अलग, जैसे कि लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 2, OB, ST, SC, OBC वुमेन, इन सब के लिए एलिजिबल, मतलब अलग अलग तरीके से ये धन का जो है वो वितरण किया जाता है। तो यहाँ से जो एक चीज़ जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये कि अफोर्डेबल हाउसिंग बाय विच ईयर, तो द आंसर इज 2022। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पेशली आफ्टर कोरोना वायरस, क्योंकि अगर हम ये इकोनॉमिक का अगर ये लेक्चर होता तो इस पर हम डिटेल इसको एनालिसिस करते, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है, स्पेशली अलग अलग ज़िलों का कितना वितरण करती है। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि एक्चुअल में ये है क्या। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यानी कि जन वितरण प्रणाली है, ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अपने तरह की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आपको पता ही है कि इंडिया का लेंथ, विड्थ, पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, तो इस हिसाब से देखिए हर किसी को खाना मुहैया कराना, जो
अनाज है वो मुहैया कराना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। ये मेनली फोकस करती है फूड सिक्योरिटी पे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का ये कार्य करती है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ये आती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, कोई भी स्कीम हो ना, उसकी मिनिस्ट्री आप ज़रूर याद रखें। कभी कभी मिनिस्ट्री पूछ देते हैं और ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि आप उसको गलत कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री पे फोकस कीजिए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हर किसी को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एसेंशियल फूड एंड नॉन फूड आइटम प्रोवाइड करना। मतलब गरीबों को शक्य और प्राय आवश्यक खाद्य एवं खाद्येतर सुरक्षा उपलब्ध कराना। ये जो पीडीएस है ये आती है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत, जो रेगुलेट करती है प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन और एसेंशियल कमोडिटीज़ का, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, ऑयल्स हो गए, एक्सेट्रा। और ये पीडीएस का में जो अनाज आता है वो कहाँ से ये प्रोक्योर करती है? ये करती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से। तो मेनली क्या होता है ना कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया जो है वो अनाज लेती है ग्रामीणों से, फार्मर्स से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, उसको स्टोर करती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोगों में थ्रू पीडीएस। ठीक है। और पीडीएस जो काम करती है, मतलब जो सबको जो अनाज दिया जाता है वो कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इकोनॉमिक का होता तो आई सेड कि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करती। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये भी एक सेपरेट टॉपिक है जो पॉलिटी में आ सकता है, पर यहाँ पे हम बस स्ट्रिक्टली बस उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का और भी ज़्यादा महत्व है, बिकॉज यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आपको सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली लोगों को एम्पावर करना है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया था। यहाँ पे 50% जो है वो रिजर्वेशन वो महिलाओं के लिए, साथ ही साथ जो शेड्यूल कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यहाँ पे 38 जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 534 पंचायत समिति है ब्लॉक लेवल पे, एंड 8386 ग्राम पंचायत है विलेज लेवल पे। ये जो डेटा है, ये जो नंबर है, दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि जिला परिषद की जो संख्या है वो 38 है, पंचायत समिति की 534 है और ग्राम पंचायत की 8386 है। मेंस की बात करें तो ये सारी जो है न्याय मित्र, ग्राम कचहरी, पंचायती राज अधिकारी, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है बिहार के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पैसा कहाँ से मिलता है। तो आपको फाइनेंस कमीशन का आपको मालूम है कि वो जो है स्टेट्स को पैसा देती है, और स्टेट को पैसा देने के साथ साथ उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी फंड मुहैया कराया जाता है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसका 2.75% जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए एलोकेटेड होता है, मतलब उसको रखा जाता है। और जो स्टेट जो खुद जो टैक्स कलेक्ट करती है, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू जो होता है, उसका 8.5% जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे खर्चा किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो खर्चा किया जाता है ग्राम पंचायत पे 70%, उसके बाद पंचायत समिति पे 10% और उसके बाद 20% जो है वो जिला परिषद पे। तो दिस गोज लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर है ये विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस चैप्टर में हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो असत्य है, गलत है। चलिए देखते हैं करके। पहला स्टेटमेंट है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इज एन सेमी ऑटोनोमस बॉडी अंडर द एजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। ये जो है वो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी जो है वो बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक अर्ध स्वायत्त निकाय है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो सोसाइटी है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जीविका जो है वो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने का काम करती है। और चौथा स्टेटमेंट है कि जीविका जो है वो राज्य के 28 जिलों को कवर करती है। तो बताइए कौन सा कथन जो है इसमें से असत्य है।
सबसे पहला कथन देखिए, यहाँ पे लिखा है सेमी ऑटोनोमस। मैंने आपको क्या बताया था, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो अगर हम एक्सक्लूजन मेथड लगाएं तो पहला स्टेटमेंट गलत है, मतलब दिस एंड दिस, ये तीनों हमारे लिए सही आंसर हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ये रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, ये सही है। तो मतलब जिसमें 2 लिखा है आप उसको तो पहले ही कैंसिल आउट कर दीजिए कि ये और ये तो नहीं होंगे। हमारे पास ऑप्शन बचता है 1 and 3, 1 and 4। 3 स्टेटमेंट क्या है, जीविका जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, ये सही है। तो ये तो हमारा ऐसे ही कट हो जाता है। तो अब हमारे पास कौन सा बचता है, 1 and 4। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख ही लेते हैं, जीविका जो 28 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, गलत, ये 38 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। तो अगर आपको सारे स्टेटमेंट नहीं भी पता है, आपको 1-2 भी पता है, तो आप एक्सक्लूजन मेथड के तहत इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। इसका टारगेट क्या है, कौन से साल तक ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करेगी? ऑप्शन हैं 2022, 2024, 2020, 2025। इसका सही आंसर है 2022। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत चलाया जाता है? मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को आंसर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। मेक श्योर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके इसका आंसर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।